आप सबको नमस्कार और आप सबको फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल फास्ट एग्जाम बूस्टर में। मैं आज आया हूँ जो बॉटनी है, बॉटनी का फास्ट टॉपिक का फास्ट पहला वीडियो लेकर आया हूँ। ये है प्लांट डाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। जो हमारा ओस्टेड का सिलेबस चल रहा था, मैंने आज बॉटनी का पहला वीडियो उठाया और वो है मतलब प्लांट डाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का पार्ट 1 में। बाकी वीडियो बाद में लाऊंगा एक एक करके नेक्स्ट में, ठीक है। तो हमारा जो प्लांट डाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का जो इम्पोर्टेंट सवाल है, जो चलते हैं हम उसका तरफ डिस्कशन करने के लिए। जो जो इम्पोर्टेंट सवाल है उसका डिस्कशन करेंगे हम, ठीक है, डेप्थ से। पहला सवाल देखिए, टैक्सोनॉमी रिफर्स टू। जो टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है? क्या प्लांट क्लासिफिकेशन है, क्या प्लांट नोमेनक्लेचर है, क्या प्लांट एफिनिटी है, या ऑल ऑफ दिस। देखिए टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है ना, टैक्सोनॉमी का मतलब क्लासिफिकेशन भी होता है, नोमेनक्लेचर होता है, प्लांट एफिनिटी, प्लांट का बारे में डिस्क्रिप्शन भी होता है। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। देखिए टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ नेमिंग। टैक्सोनॉमी क्या है? साइंस ऑफ नेमिंग, डिस्क्राइबिंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म एंड इंक्लूड्स ऑल प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ द वर्ल्ड। इस धरती पे जितने भी प्लांट है, एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनका बारे में नेमिंग, डिस्क्राइबिंग एंड क्लासिफिकेशन को ही टैक्सोनॉमी बोला जाता है। इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ दिस होगा। नेक्स्ट देखिए, सिस्टमेटिक डील्स विद। सिस्टमेटिक क्या है? सिस्टमेटिक क्या क्लासिफिकेशन है, क्या नोमेनक्लेचर है, क्या प्लांट डिस्क्रिप्शन है, क्या प्लांट एक्सप्लोरेशन है? देखिए यहाँ पे जो सिस्टमेटिक इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर कंपैरेटिव एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। क्या है ना, सिस्टमेटिक है कि डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर कंपैरेटिव के बारे में जो डील्स करने को सिस्टमेटिक बोला जाता है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन भी होता है, नोमेनक्लेचर भी होता है, प्लांट एक्सप्लोरेशन भी होता है, लेकिन इनमें से एक ऑप्शन चाहिए। तो ये सारा का सारा किसके अंडर में आता है ना? प्लांट डिस्क्रिप्शन। प्लांट डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन भी उसका करना पड़ेगा, नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा, प्लांट एक्सप्लोरेशन भी करना पड़ेगा। इसलिए इसका आंसर होगा प्लांट डिस्क्रिप्शन। सिस्टमेटिक का मतलब इन शॉर्ट, in a word you can say systematic means plant description. नेक्स्ट देखिए, इन टैक्सोनॉमी द फर्स्ट स्टेप इज। टैक्सोनॉमी में पहला स्टेप क्या है कि एक प्लांट को जानने के लिए, टैक्सोनॉमी के अंडर लाने के लिए पहले क्या होता है? क्या आइडेंटिफिकेशन होता है, क्या नोमेनक्लेचर होता है, क्या क्लासिफिकेशन होता है, क्या कैरेक्टराइजेशन होता है। देखिए एक प्लांट को टैक्सोनॉमी करने के लिए पहले एक प्लांट का आइडेंटिफिकेशन करें कि हाँ ये जो प्लांट है अब तक इसका कोई नेमिंग नहीं हुआ है, टैक्सोनॉमी नहीं हुआ है इसका। तो पहली बात उसको आइडेंटिफिकेशन करना। आइडेंटिफिकेशन के करने के बाद उसका नेक्स्ट बाकी 3 स्टेप देखिए। आइडेंटिफिकेशन पहला स्टेप, दूसरा कैरेक्टराइजेशन, तीसरा क्लासिफिकेशन, चौथा नोमेनक्लेचर। ये सीरियली 4 स्टेप है एक टैक्सोनॉमी का। पहला है क्या? आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा पहले, दूसरा उसका कैरेक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तीसरा क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, चौथा उसका नोमेनक्लेचर नेमिंग करना पड़ता है, ठीक है। फॉर हायर प्लांट्स फ्लावर्स आर चीपली यूज्ड एज ए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बिकॉज देखिए हायर प्लांट में जो फ्लावर को ही, फ्लावर जो फूल होते हैं उसको ही बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन माना जाता है। क्यों? देखिए एक हायर प्लांट में क्या होता है, किस वजह से उसको फ्लावर से ही क्लासिफिकेशन होता है। क्या? दिस शो ए वेराइटी इन कलर। अगर ये वाला होगा कि अगर आप मानेंगे कि हाँ कलर के वजह से उसका क्लासिफिकेशन, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि मैंने जेनेटिक्स का, जूलॉजी का, जेनेटिक्स का मैंने वीडियो अपलोड किया। जेनेटिक्स में मैंने ये देखा है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो या डाइहाइब्रिड क्रॉस हो, F1 जनरेशन से उसका कलर चेंज हो जाता है और F2 में भी कलर चेंज होता ही है। कहाँ से शुरू होता है? F1 जनरेशन में ही फ्लावर का कलर चेंजिंग शुरू हो जाता है। तो ऐसे चेंजेस होने से अगर आप क्लासिफिकेशन प्लस कलर से करेंगे तो आप गलत हो जाओगे, मतलब गलत हो जाएगा। दे कैन बी प्रिजर्व इजीली, ये भी उतना सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर मोर कंजर्वेटिव देन वेजिटेटिव पार्ट्स। क्या होता है ना, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है फ्लावर का वो मोर कंजर्वेटिव देन वेजिटेटिव, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा, नोन ऑफ दिस नहीं होगा। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर कि एक फ्लावर में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर मोर कंजर्वेटिव देन वेजिटेटिव पार्ट्स।
तो नेक्स्ट देखिए सवाल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नोमेनक्लेचर इज करेक्ट। नोमेनक्लेचर के लिए मतलब जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हुआ था उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। जेनेरिक नेम्स ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर व्हेयरएज स्पेसिफिक नेम्स विथ स्मॉल लेटर। देखिए जेनेरिक मतलब जेनस, जेनस का जेनस का पहला और लेटर क्या कैपिटल लेटर से शुरू होता है, और जो बाद का जो स्पीशीज का पहला लेटर क्या स्मॉल लेटर से शुरू होता है। हाँ ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखिए साइंटिफिक नेम शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स। क्या होता है ना, जो साइंटिफिक नेम होता है वो सारा का सारा कौन सा लैंग्वेज में लिखना पड़ता है ना, इटैलिक लैंग्वेज में लिखना पड़ता है। नेक्स्ट क्या साइंटिफिक नेम व्हेन टाइप्ड और हैंड रिटन, अगर वो इटैलिक लैंग्वेज में ना होकर टाइप और हैंड रिटन हो तो शुड बी अंडरलाइन। क्या होता है ना, उसका नीचे अंडरलाइन करना पड़ता है अगर आप हैंड रिटन या तो टाइपिंग किए हो, मतलब इटैलिक फॉर्म में ना हो तो उसका नीचे जनरल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखोगे तो आपको नीचे क्या करना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा। तो ये जो तीन ऑप्शन तीनों के दिन सही है एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए, इसलिए ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर होगा। देखिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब छोटा सा एक स्टेटमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया है। देखिए क्या होना 1753 में जो स्वीडिश साइकोलॉजी स्वीडिश बोटानिस्ट थे कैर्लोस लिनियस, इनका नाम क्या है कैर्लोस। याद रखिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का फादर किसको किनको जाना जाता है ना, कैर्लोस लिनियस को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का फादर जाना जाता है। उन्होंने फॉर्मुलेटेड द सिस्टम ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इन हिज बुक स्पेसिस प्लांटरम। जो उनका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर उन्होंने कौन सा बुक में लिखा था ना, जो उनका बुक का नाम है स्पेसिस प्लांटरम, स्पेसिस प्लांटरम बुक में उन्होंने उनका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और नेमिंग किया है। इन बाइनोमियल सिस्टम ईच नेम इज एक्सप्रेस इन टू वर्ड्स। बाइनोमियल नेमिंग में हर एक नाम को दो वर्ड से डिवाइड किया गया है, ठीक है। जो पहला एंड में होगा वो होगा स्पेसिफिक स्पेसिस का नेम, जो पहले होगा वो जेनेरिक का नेम होगा, मतलब एक जेनस का नाम होगा एक स्पेसिस। यहाँ पे देखिए एक व्हाइट का साइंटिफिक नेम लिया हूँ ट्रिटिकम एजिटिवम। ट्रिटिकम एजिटिवम, ट्रिटिकम है जेनस और जेनेरिक नेम है, और ये स्पेसिस स्पेसिफिक नेम है। तो ट्रिटिकम का इसका पहला लेटर टी कैपिटल होगा, इसका पहला लेटर स्पेसिस का पहला लेटर जो होगा वो स्मॉल लेटर में होगा, और ये इटैलिक लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा बैंड किया गया है। फर्स्ट लेटर ऑफ द जेनेरिक नेम स्टार्ट विद कैपिटल लेटर एंड ऑफ द स्पेसिस नेम विद स्मॉल लेटर। यही बात बताया गया है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होगा, सेकंड और जो स्पेसिस का फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर होगा। बोथ वर्ड्स आर रिटन इन इटैलिक एंड इफ हैंड रिटन इट इज अंडरलाइन। देखिए ये क्या होता है, दोनों लेटर इटैलिक लैंग्वेज में लिखा होगा, इटैलिक लैंग्वेज में लिखा होगा इसलिए इसका नीचे कोई अंडरलाइन करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर इंग्लिश लैंग्वेज में लिखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे अंडरलाइन करना पड़ेगा। देखिए ट्रिटिकम एसिटिवम व्हाइट का साइंटिफिक नेम एक जगह पे लिख के दोनों का नीचे अंडरलाइन करने से हो जाएगा। इतना ही था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट देखिए व्हिच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट बट जनरली नॉट यूज्ड क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पीशीज। इनमें से कौन सा बहुत इंपोर्टेंट है लेकिन मतलब जनरल क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया नहीं है एक स्पेसिफिक का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, मतलब एक स्पेसिस को जानने के लिए सबसे पहले इनमें से कौन सा चीज का इंपोर्टेंस नहीं दिया जाता है, उस वो इंपोर्टेंस बाद में आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट वो बहुत इंपोर्टेंट है एक स्पेसिस का आइडेंटिफिकेशन के लिए, लेकिन शुरुआत में उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं किया जाता है, वो एंड में किया जाता है, बाद में किया जाता है। तो क्या है, क्या इंटरब्रीडिंग सिस्टम है, क्या मॉर्फोलॉजी है, क्या जेनेटिकल मटेरियल है, क्या नॉन ऑफ दीज है। देखिए इनमें से जो मॉर्फोलॉजी जेनेटिक ये तो देखा जाता है, जो इंटरब्रीडिंग सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे देख के ही एक स्पीशीज का मतलब आइडेंटिफिकेशन होता है, मतलब एंड में उसका क्लासिफिकेशन होता है, लेकिन शुरुआत में एक इंटरब्रीडिंग सिस्टम नहीं देखा जाता है, उसका एक्सटर्नल और मॉर्फोलॉजी देख के उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, बाद में इसका इंटरब्रीडिंग देख के उसको क्लासिफाई किया जाता है कि ये कौन सा स्पीशीज में जाएगा।
नेक्स्ट देखिए एक हर्बारियम क्या होता है? ये गार्डन वेयर मेडिसिनल प्लांट्स आर ग्रोन, क्या एक गार्डन होता है जहाँ पे कि मेडिसिनल प्लांट को बढ़ाया जाता है? क्या एक गार्डन हो यार हर्बारियस प्लांट्स उनका हर्बासियस प्लांट को बढ़ाया जाता है? क्या एक ड्राई गार्डन है? क्या केमिकल टू किल प्लांट्स होता है? क्या एक केमिकल होता है? नहीं, ये केमिकल पहला चीज नहीं होता है। और दूसरा है मेडिसिनल प्लांट भी नहीं होता है, मेडिसिनल प्लांट का गार्डन नहीं होता है। ये हर्बारियम क्या होता है ना, देखिए मतलब जो ड्राई लीफ मतलब प्लांट का स्पेसिमेन को लेके उसको सुखा के उसको प्रेशराइज करके पेज के ऊपर उसको लगा के रखने से क्या होता है ना, उसी तरह से वो रह जाता है। ड्राई होने के बाद उसको प्रेस किया जाता है, या तो प्रेस करके उसको ड्राई किया जाता है। ड्राई करने के बाद पेज के ऊपर उसको लगाया जाता है, गम से ग्लू से लगाने के बाद उसका नेमिंग किया जाता है, तो उसे बोला जाता है हर्बारियम। मतलब एक किताब की तरह होता है जिसमें कि मतलब जो ओरिजिनल प्लांट को ही प्रेशराइज करके सुखा के उसको लगाए रखा जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या होता है ना, ये ओरिजिनल प्लांट है, इसी को क्या किया गया है ना, मतलब बहुत प्रेशर करके एंड ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन दबा के उसको चिपटा किया गया है, उसके बाद उसको सुखा के पन्ने का ऊपर लगाया गया है। ये क्या होता है ना, एक ड्राई गार्डन होता है। तो ये एक किताब में बहुत सारा होता है, तो उसे ड्राई गार्डन और हर्बारियम बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, द बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिस इन मेनली बेस्ड ऑन, एक स्पेसिस का बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या है, किस आधार पर उसे बायोलॉजिकली एक स्पेसिस बोला जाता है? क्या मॉर्फोलॉजिकल फीचर से, क्या मॉर्फोलॉजी एंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन से, क्या मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली, या रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन? देखिए जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज किस आधार पे होता है ना, स्पीशीज का एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और कॉन्सेप्ट, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है ना एक स्पीशीज का, कि एक स्पीशीज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, मतलब एक स्पीशीज से दूसरा स्पीशीज में रिप्रोडक्शन प्रोसेस थोड़ा सा अलग होना चाहिए, तब जाके वो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज मेनली बेस्ड ऑन बोला जाएगा। कि ए स्पीशीज कैन बी डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ closely related organisms which are capable of inbreeding to produce fertile offspring. Thus, biological concept of species is mainly based on reproductive isolation. हर एक स्पीशीज का जीव अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन करेगा, इसलिए रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ही एक मतलब मेन एम है, मेन आइडेंटिफिकेशन है एक स्पीशीज का और बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट देखिए, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी unexceptionally distinguished from the non-living things on the basis of their ability for, देखिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से को नॉन लिविंग थिंग से कैसे किस बेसिस पर आधार पर आप अलग करोगे, मतलब डिस्टिंग्विश करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। देखिए क्या वो इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, देखिए प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन जो इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट एक नॉन लिविंग में भी पाया जाता है। एक रिप्रोडक्शन, हाँ हर एक लिविंग थिंग रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग रिप्रोडक्शन नहीं करता है। ये हो सकता है आंसर। ग्रोथ एंड मूवमेंट क्या, जो सैंड ड्यून होता है उनका ग्रोथ मूवमेंट होता है, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन नहीं होगा, ए वाला भी गया, ए वाला भी गया। दूसरा रेस्पॉन्सिव टू द टच और स्टिमुली, हर एक लिविंग थिंग क्या होता है ना, टच और स्टिमुली से रिस्पॉन्सिव होता है, ए भी ऑप्शन सही है। इनमें से देखिए मोर अप्रोप्रिएट कौन सा माना जाता है? देखिए रिप्रोडक्शन एक जीव में होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन मस्ट है, लेकिन जो स्टेराइल कपुल है, स्टेराइल कपुल में क्या होता है ना, रिप्रोडक्शन नहीं होता है। और रेस्पॉन्सिव टू टच और स्टिमुली, जो टच और स्टिमुली से एक लिविंग थिंग रेस्पॉन्स करेगा, लेकिन जब एक पैरालाइज्ड पेशेंट हो,
एक पैरालाइज पेशेंट हो वो क्या करेगा, टच और स्टिमुली से कोई रेस्पॉन्स नहीं देगा। तो इसका मतलब इस दोनों आंसर हो सकता है, लेकिन दोनों का दो डिमेरिट निकल रहा है एक एक। लेकिन क्या होता है ना, इन दोनों में से आंसर कोई एक होगा। देखिए जो पैरालाइज पेशेंट होता है वो क्या होते हैं ना, दवाई से कभी कभी वो ठीक हो जाता है, क्योर हो जाते हैं। तो इसलिए ये नॉन लिविंग में नहीं जाता है, यही एक मेन डिफरेंस है। लेकिन स्टेराइल कपल जितना भी दवाई दो वो कभी भी मतलब रिप्रोडक्शन कर नहीं पाते हैं। तो ये एक मेन डिफरेंस होता है। इसका ऑप्शन, इसका आंसर ऑप्शन 4 होगा। देखिए यहाँ पे लिखे हो ग्रोथ एंड मूवमेंट, इवन नॉन लिविंग थिंग्स डू मूव लाइक सैंड ड्यून्स एंड इवन माउंटेन शो ग्रोथ इंक्रीज इन साइज, मतलब माउंटेन भी साइज में बढ़ जाता है, सैंड ड्यून मूवमेंट होता है। इसलिए ये लिविंग नॉन लिविंग थिंग में डिफरेंस करना ग्रोथ एंड मूवमेंट को लेके नहीं होगा। रिप्रोडक्शन, स्टेराइल कपल डू नॉट रिप्रोड्यूस। क्या होता है ना, जनरली हर एक जीव, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन जो स्टेराइल कपल होता है उनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होते हैं। रेस्पॉन्सिव टू स्टिमुली, ये पर्सन इन ए कोमा डोज नॉट रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली। क्या होता है ना, हर एक लिविंग थिंग रेस्पॉन्स करता है स्टिमुली को, लेकिन एक बंदा जो कि कोमा में है वो कभी भी जो स्टिमुली को और टच को रेस्पॉन्स नहीं करता। लेकिन अगर वो पेशेंट क्योर हो जाए तो वो करते हैं। लेकिन स्टेराइल कपल कभी भी ठीक नहीं होता है। अगर स्टेराइल कपल एक बार मतलब डिक्लेयर हो गए कि उनका बच्चा हो नहीं रहा है तो और नहीं होगा। इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, देखिए बट द पर्सन इन कोमा कैन हियर थिंग्स, कैन सी थिंग्स, दैट इज हिज बॉडी इज इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट, नो नॉन लिविंग थिंग शोज इवोल्यूशन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा रेस्पॉन्सिव टू स्टिमुली। बायोलॉजी इज कंसर्न विद, जो बायोलॉजी किससे कंसर्न करता है, क्या डीएनए, क्या बायोमास, क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइफ एज रिकॉर्डेड फॉर फॉसिल। देखिए जो बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी पहली चीज क्या होता है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक कंसर्न करता है। इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही ब्रांच होता है, बायोलॉजी का ब्रांच होता है, जो कि डीएनए, बायोमास और फॉसिल के बारे में पढ़ाया जाता है। लेकिन बायोलॉजी का मेन एम और मेन कंसर्न क्या होता है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी इज साइंस ऑफ लाइफ, बायोलॉजी क्या होता है ना, जीव विज्ञान है और जीवन का विज्ञान है। इट इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड बायोस, एक ग्रीक वर्ड से आया है बायोस, जिसका मतलब होता है लाइफ, एंड लोगो और लोगोस मीनिंग स्टडी, मतलब लाइफ का स्टडी करने को ही बायोलॉजी बोला जाता है। सो इट लिटरली मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ, इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है ना, स्टडी ऑफ लाइफ होता है। इट हैज वेरियस ब्रांच दैट इंडिविजुअल डील विद डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड लिविंग बींग्स। क्या होता है ना, इसी बायोलॉजी का डिफरेंस ब्रांच होता है जिसमें कि ये सारा बाकी चीज पढ़ाया जाता है। लेकिन मेन बायोलॉजी क्या होता है ना, बायोलॉजी इज कंसर्न विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट देखिए स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज, देखिए एक ऑर्गेनिज्म का स्टडी, उसका कौन सा कंडीशन और स्ट्रक्चर का स्टडी करने को क्या बोला जाए, क्या इकोलॉजी बोला जाता है, क्या टैक्सोनॉमी बोला जाता है, क्या एनाटॉमी बोला जाता है, क्या मॉर्फोलॉजी बोला जाता है। देखिए एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्म एंड स्ट्रक्चर का स्टडी को मॉर्फोलॉजी बोला जाता है। मॉर्फोलॉजी इन बायोलॉजी द स्टडी ऑफ द साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। The term refers to the general aspect of biological form and arrangement of the parts of a plant or an animal। क्या होता है ना, एक elaborate definition है। इन शॉर्ट मॉर्फोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, इतना ही है इसका शॉर्ट डेफिनेशन मॉर्फोलॉजी का। नेक्स्ट देखिए प्लांट डिफर फ्रॉम एनिमल इन हैविंग, एक प्लांट और एक एनिमल में डिफरेंस क्या है, क्या डेफिनेट लाइफ स्पैन है, क्या लोकलाइज ग्रोथ है, क्या आइडेंटिफाइड लाइफ स्पैन है, क्या लोकलाइज ग्रोथ एंड आइडेंटिफाइड लाइफ स्पैन है। देखिए इन चार में से जो सही आंसर क्या है ना, लोकलाइज ग्रोथ होता है। प्लांट और एनिमल में डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या होता है ना, लोकलाइज्ड ग्रोथ ही
होता है। देखिए डिफरेंस देखिए, प्लांट डिफर फ्रॉम एनिमल हैविंग लोकलाइज्ड ग्रोथ, और बाकी डिफरेंस कुछ बताता हूँ प्लांट और एनिमल पे। प्लांट क्या होता है, ओपन कैन ग्रो कॉन्टिन्यूसली। प्लांट क्या होता है ना, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। लेकिन एनिमल्स टेंड्स टू ग्रो ए मैक्सिमम साइज। एनिमल क्या होता है ना, उसका जितना हाइट होना है होके रह जाता है। ठीक है, इंसान में हाइट 18 साल से मतलब बंद हो जाता है, जितना होना है उसका 99% 18 साल में हो जाता है, बाकी 1% 25 तक होता रहता है। मेनली ग्रो हैपेंस बाय सेल एनलार्जमेंट, इंक्रीज इन सेल साइज। क्या होता है ना, प्लांट्स में क्या होता है ना, सेल एनलार्जमेंट से और एक सेल का साइज बढ़ने से ग्रोथ होता रहता है। लेकिन ग्रोथ हैपेंस बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल्स। क्या होता है ना, सेल डिवीजन से और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने से ही एक एनिमल का ग्रोथ होता है। लेकिन प्लांट का क्या होता है ना, सेल साइज ही बढ़ जाता है। सेल डिवीजन तो होता है, उसके अलावा क्या होता है ना, सेल साइज बढ़ के भी उसका ग्रोथ हो जाता है। Mainly cell division occurs at meristomes, मेरिस्टोमेटिक टिश्यू फाउंड एट द टिप्स ऑफ शूट एंड रूट्स। मेरिस्टोमेटिक टिश्यू से इसका प्लांट ग्रोथ होता है, और वो कहाँ पे पाया जाता है, रूट और शूट का टिप्स में पाया जाता है, रूट और शूट का टिप्स में पाया जाता है। लेकिन सेल डिवीजन ऑकर्स इन मोस्ट टिश्यू। क्या होता है ना, एनिमल्स में हर जगह पे सेल डिवीजन होता है, कहीं पे कम तो कहीं पे ज्यादा। प्लांट में देखिए मेनी सेल्स कैन डिफरेंशिएट, मोस्ट सेल लॉस द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट एट एन अर्ली स्टेज। क्या होता है ना, इसका सारा सेल मैक्सिमम सेल डिफरेंशिएट हो पाता है, लेकिन इसका एक एज होने के बाद सेल डिवीजन भी डिफरेंशिएशन भी रुक जाता है। नेक्स्ट देखिए, एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय सेल्स फॉर। जो एनर्जी होता है, वो एनर्जी एक सेल्स से कैसे यूज होता है। क्या रिप्रोडक्शन में यूज होता है एनर्जी, हाँ। क्या ग्रोथ में यूज होता है, हाँ होता है। बायोकेमिकल एक्टिविटी, क्या बायोकेमिकल एक्टिविटी में भी एक सेल का एनर्जी यूटिलाइज होता है, हाँ। यहाँ पे जो 3 ऑप्शन दिया है, इनमें से तीनों ऑप्शन में यूज होते हैं एक एनर्जी। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज और ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट देखिए, द फास्ट ऑर्गेनिज्म टू अपीयर ऑन अर्थ, तो वे आर मोर लाइक प्लांट्स बिकॉज। देखिए एक ऑर्गेनिज्म जो अपीयर ऑन अर्थ, वे आर मोर लाइक प्लांट्स बिकॉज जो शुरुआत का, ये जो धरती है, धरती का ऊपर जो शुरुआत का पहला ऑर्गेनिज्म था, वो एक प्लांट की तरह, और प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक था उसमें। क्यों? क्योंकि देखिए प्लांट्स डू फोटोसिंथेसिस। एक प्लांट्स क्या होता है ना, फोटोसिंथेसिस कर पाता है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करने से क्या होता है ना, फूड प्रोडक्शन करता है। फूड प्रोडक्शन खुद करता है, मतलब खुद का खाना खुद बनाकर खाता है, ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स होने से क्या होता है ना, कि जो पहला जो ऑर्गेनिज्म था, वो भी क्या करते हैं ना, खाना बनाने का मुश्किल, और खाना कहाँ पे मिलेगा, इससे क्या होता है, ज्यादातर जो पहले ऑर्गेनिज्म थे वो ऑटोट्रॉफ्स थे और खुद का खाना खुद बना पाते थे। इसलिए फर्स्ट ऑर्गेनिज्म प्लांट्स डू फोटोसिंथेसिस। देखिए इसका एक डिस्क्रिप्शन देखिए, द फास्ट ऑर्गेनिज्म टू अपीयर ऑन अर्थ आर मोर लाइक प्लांट्स बिकॉज प्लांट डू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कैरेक्टरिस्टिक रहने के वजह से ये जिंदा रह पाते, खुद का खाना खुद बनाकर खा पाते थे। और फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट। फोटोसिंथेसिस से फूड प्रोडक्शन करते थे। इन दिस मेथड द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू chemical energy. Bacteria and blue-green algae have been the very first organism to live on Earth. क्या कौन सा मतलब ऑर्गेनिज्म सबसे पहले इस धरती पर पाया जाता था ना, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी पाया जाता था। नेक्स्ट देखिए, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। एक क्लासिफिकेशन के लिए सबसे बेसिक यूनिट क्या है, देखिए क्या जेनस है, क्या स्पीशीज है, क्या ऑर्डर है, या ऑल ऑफ दिस। देखिए इन तीन में से ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, क्योंकि तो इन तीन में से कोई एक होगा। तो सबसे पहला चीज सबसे नीचे रखा गया है, किसको, स्पेसिस को सबसे नीचे रखा है। तो इसका आंसर होगा बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पेसिस। यहाँ पे देखिए बेसिक यूनिट स्पेसिस, कुछ स्पेसिस मिलके जेनस होता है, कुछ जेनस मिलके फैमिली, कुछ फैमिली मिलके ऑर्डर, कुछ ऑर्डर मिलके क्लास, कुछ क्लास मिलके फाइलम और डिवीजन, और कुछ फाइलम और डिवीजन मिलके किंगडम होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट क्लोजली रिजेंबल ईच अदर एंड फ्रीली इंटरब्रीड इन नेचर कॉन्स्टिट्यूएट ए, देखिए एक तरह का ऑर्गेनिज्म, एक तरह का ऑर्गेनिज्म और इनका ब्रीडिंग सिस्टम भी सेम है, तो उनको क्या बोला जाएगा, कौन सा क्लास में क्लासिफिकेशन किया जाएगा, क्या स्पेसिस में, क्या फैमिली में, क्या जेनस में, क्या टैक्सन में। देखिए अगर कोई ऑर्गेनिज्म का एक सेम तरह का दिखने में हो और ब्रीडिंग सिस्टम भी सेम हो तो उनको स्पेसिस में कैटेगराइज किया जाएगा, क्लासिफिकेशन किया जाएगा। इसका आंसर होगा स्पेसिस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट हायरार्किकल ऑर्डर। हायरार्किकल ऑर्डर इनमें से कौन सा सही है। देखिए क्या जेनस के बाद स्पीशीज फैमिली सही है, क्या फैमिली जेनस सही है, क्या स्पीशीज जेनस फैमिली सही है, क्या ऑर्डर जेनस जेनस फैमिली सही है। देखिए हायरार्किकल ऑर्डर कौन सा है ना, स्पीशीज, उसके बाद जेनस, उसके बाद फैमिली, ए वाला सही ऑप्शन है। और यहाँ पे जो स्पीशीज जेनस फैमिली यहाँ पे उल्टा दिया गया है। ठीक है, अगर इस तरफ से देखें तो सही है, लेकिन यहाँ पे हायरार्किकल ऑर्डर जो पूछा गया है तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ देखिए, पहले स्पीशीज से, उसके बाद जेनस, उसके बाद फैमिली। नेक्स्ट तो उसी क्लासिफिकेशन का इमेज दिया, स्पीशीज जेनस फैमिली ऑर्डर क्लास डिवीजन और फाइलम और उसके बाद किंगडम। नेक्स्ट सीक्वेंसी ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। देखिए टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का सीक्वेंसी कौन सा है। देखिए क्या स्पेसिस जेनस फैमिली ऑर्डर ट्राइब फाइलम क्लास, ये सही है। देखिए ट्राइब एक वर्ड है जो हर जगह पे आपको दिख रहा है, इसका मतलब इस क्लासिफिकेशन में ट्राइब भी कहीं ना कहीं पे है। इसका पहला वीडियो पहला स्लाइड में नहीं है, प्रीवियस स्लाइड में नहीं है, लेकिन इसी का मतलब ये ट्राइब वर्ड ज्यादा यूज नहीं होता है, बहुत रेयर केस में यूज होता है। यहाँ पे देखिए जो ट्राइब वर्ड हर जगह पे है तो इसका मतलब इनमें से ट्राइब भी कहीं पे होगा। अगर आप देखो तो स्पीशीज जेनस फैमिली ऑर्डर ए इस हिसाब से राइट से लेफ्ट की तरफ अरेंज करोगे तो आपको कहीं पे ना कहीं पे एक आंसर मिल जाएगा। लेकिन नया आ रहा है कौन सा ट्राइब, वो ट्राइब कहाँ पे होगा, क्या यहाँ पे होगा, क्या यहाँ पे होगा, क्या यहाँ पे होगा, क्या यहाँ पे होगा। देखिए जो ट्राइब वर्ड क्या होता है ना, जेनस के बाद आता है ट्राइब वर्ड। देखिए स्पेसिस, स्पेसिस के बाद जेनस, जेनस के बाद कुछ जेनस मिलके क्या बनाते हैं, ट्राइब बनाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन 3 सही आंसर है, स्पेसिस जेनस ट्राइब फैमिली ऑर्डर क्लास डिवीजन। उसके बाद किंगडम। देखिए नेक्स्ट देखिए, प्लांट नोमेनक्लेचर मीन्स, एक प्लांट का नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, क्या टू गिव नेम्स टू प्लांट विदाउट एनी रूल्स, क्या बिना किसी रूल से एक प्लांट को नेमिंग करने को नोमेनक्लेचर बोला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट अंडर द इंटरनेशनल रूल्स, हाँ ये सही हो सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल रूल मान के एक नेमिंग होता है नोमेनक्लेचर का। नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट इन लोकल लैंग्वेज नहीं, नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट इन इंग्लिश लैंग्वेज नहीं, क्योंकि जो साइंटिफिक नेमिंग होता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है, वो लोकल लैंग्वेज में नहीं, वो ग्रीक लैंग्वेज में होता है। और वो क्या होता है ना, इटैलिक होता है, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होता है, इटैलिक लैंग्वेज में उसको लिखा जाता है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी। एक टैक्सोनॉमी का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए क्या क्लासिफिकेशन है, क्या टू अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी है, क्या टू अंडरस्टैंड इवोल्यूशन है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखिए एक ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए उसका डाइवर्सिटी इवोल्यूशन को सब समझना पड़ेगा, उसका क्लासिफिकेशन भी करना पड़ेगा। तो एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ही इसका सही आंसर होगा, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट देखिए, तो मेरा वीडियो में आज इतना ही था। तो मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।